25 साल का एक युवक जिसका नाम सुरेंद्र था। 2-3 साल पहले ही उसने आईटीआई की थी। आईटीआई करने के बाद में एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था कंपनी के अंदर, और जॉब करते करते जो उसके माता पिता थे सुरेंद्र के, उन्होंने उसके लिए एक लड़की देखी और उसकी शादी करने का निर्णय तय कर दिया। तो हुआ क्या भाई, शादी हो गई धूमधाम से, शहनाइयों के साथ में पूरा परिवार खुश था, सुरेंद्र भी बहुत खुश था। और जो उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी दिखने में। तो दोस्तों पहला दिन आता है, जब वो पहला दिन रूम के अंदर जाता है, तो अंदर जाते ही जैसे ही उसका उत्साहित था अपनी शादी को लेके, तो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो सुरेंद्र की मानो रूह कांप जाती है। जो घूंघट के नीचे जो खूबसूरत दिखने वाली उसकी पत्नी थी, उसकी आँखों की जो पुतलियाँ थी वो बिल्कुल लाल थी, जो दांत थे वो कांटेदार थे, जैसे कोई राक्षस हो, कोई डायन हो, कोई चुड़ैल हो। और वो कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बैठी है, मेरे से दूर रहोगे तो फ़ायदा रहेगा। इतना सुनते ही सुरेंद्र घबरा जाता है और सुरेंद्र कमरे से बाहर तो जा नहीं सकता था। वहीं जो कमरे के अंदर बेड था, बेड के कोने में अपना सो जाता है। सुबह उठता है, तो सुबह जैसे ही उठता है तो सुबह की जो हरकतें थी उसकी पत्नी की देखकर फिर से चौंक जाता है, क्योंकि पत्नी जो थी उसकी राखी नाम था उसकी पत्नी का, वो बिल्कुल नॉर्मल हंसी खुशी से उसके माता पिता से या रिश्तेदारों से सबसे हंसी खुशी बात कर रही थी, मुस्कुरा के। गांव की महिलाओं का तांता लगा हुआ था, वही जैसे मुंह दिखाई की रस्म होती है, मुंह दिखाई में वो उनको कुछ दे के जाते हैं। सभी तारीफ़ कर रहे थे कि जो सुरेश है, उसकी सुरेंद्र है जो उसकी पत्नी, बहुत काफ़ी खूबसूरत है। कुछ लेडीज़ ये भी बोल के जाती है सुरेंद्र को कि पत्नी काफ़ी खूबसूरत है। तो अब वो सोचता है कि कहीं नहीं मेरा वहम होगा, तो रात को ज़्यादा मैं थका हुआ हूँगा इसलिए मुझे वो सब चीज़ें दिखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगली रात आती है, और अगली रात में क्या होता है, फिर से वही उससे भी खौफनाक मंजर। लेकिन सुरेंद्र कहीं ना कहीं मन बना लेता है, चाहे डायन हो, चुड़ैल हो, कुछ भी हो, मुझे आज जो करना है वो मैं करके छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। और अब वही अपील आप सब से, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अच्छी लगे तो, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, सुरेंद्र की शादी तय हो जाती है, और जो पहली रात आती है तो पहली रात के दिन जो मंजर देखता है, उसके बाद में सुबह का मंजर देखता है। सुबह का मंजर देखने के बाद में उसको ये डाउट होता है कि रात को जो मैंने देखा वो मेरा वहम था, और कमरे की शायद लाइट बंद थी, इसलिए मैं किसी वहम में था, थका हुआ था ज़्यादा, इसलिए वो ये सब मुझे दिखाई दिया। और अगले दिन तो वो सबसे हंसी खुशी बात कर रही, सभी रिश्तेदारों से, उनके माता पिता से, गांव की जो लेडीज़ आ रही थी उन सब से, महिलाएं आ रही थी उन सब से बड़ी हंसी खुशी से बात कर रही थी। और सुबह उसने सज धज के बेड पे बैठी हुई थी कि सर आप अभी तक उठे नहीं हो, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी कि चाय आपके साथ ही पीऊँगी। ये सब सोचकर सुरेंद्र इस चीज़ को अवॉइड करता है, और अगली रात हो जाती है। अगली रात को फिर से सुरेंद्र कमरे में जाता है, कमरे में जाता है तो देखता है कि आज उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल और दांत और भी ज़्यादा नुकीले, मानो कोई राक्षस उसके सामने बैठा हो। पत्थर की मूर्त की तरह बैठी हुई उसकी पत्नी जो थी राखी सामने, उसको मानो इतने क्रूर तरीके से देख रही थी, मानो अभी उसे खा जाएगी। अब सुरेंद्र का कोई बस नहीं चला, और सुरेंद्र ने गुस्से में कहा, क्या है ये सब? तो लड़की के मुंह से आवाज़ निकलती है, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बैठी है और तुम पूछ रहे हो कि क्या है ये सब? मेरे से दूर हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, अपनी जान की भलाई चाहते हो तो। सुरेंद्र बड़ा अफसोस जताता है, बड़े दुख के साथ में अपना बिस्तर नीचे लगाता है और सो जाता है, क्योंकि कमरे से बाहर तो जा नहीं सकता था। अब सुरेंद्र गहरी सोच में पूरी रात उसकी तरफ देखता रहता है, टिकटिकी लगाए करते करते सुबह हो जाती है। सुबह फिर से पत्नी की वही नॉर्मल हरकतें, माता पिता के साथ हंसी खुशी से बात करना, हंस हंस के सुरेंद्र से बात करना। सुरेंद्र बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो 4 रातें लगातार यही सब झेलता रहता है। अगली रात उसने देखा तो उसके साथ वही हुआ। चौथी रात थी जो उसको उस दिन देखा, तो उस दिन भी सही वही सब हुआ। तो पढ़ा लिखा इंसान था, थोड़ा अंधविश्वास में कम भरोसा करता था, अच्छी खासी सैलरी थी,
काफ़ी अपनी शादी को लेके उत्साहित था, तो उसके सपने कहीं ना कहीं टूट रहे थे। तो उसने एक डिसीजन लिया, क्यों ना मैं एक CCTV फुटेज हाइड कैमरा लगाऊं, जिससे मुझे पता लग सके कि आखिर सच्चाई क्या है। तो सुरेंद्र जाता है बाज़ार में और एक हाइड कैमरा लेके आता है और बिना अपनी पत्नी से बताए कमरे में हाइड कैमरा लगा देता है। तो दोस्तों 5वीं रात आती है और 5वीं रात को सुरेंद्र अपनी जो पत्नी है रेखा, उससे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप जाके सो जाता है। तो अगले दिन जब वो CCTV फुटेज देखता है तो मानो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या थी सच्चाई? सच्चाई ये थी कि जो उसकी आंखें थी उनके लिए उसने लेंस मंगा रखे थे, अलग से नुकीले दांत मंगा रखे थे, बड़े बड़े नाखून मंगा रखे थे बाजार से। तो सुरेंद्र को बड़ा अचंभा हुआ, ये आखिर ये सब किस लिए चल रहा है, किस लिए ये क्यों कर रही है, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। तो दोस्तों जो छठी रात थी, छठी रात को सुरेंद्र कमरे में जाता है और उसका वही सब जो हर रोज़ वो करती थी। सुरेंद्र उसके सामने बैठता है और उसकी उन्हीं हरकतों पे उसको 2 चांटे लगा देता है। जैसे ही उसको चांटे लगाता है तो उसकी सारी हैवानियत, सारे राक्षस बाहर आ जाते हैं और उसको वहीं पे दबोच लेता है। तू क्या सोचती है मैं डर जाऊंगा तुमसे? शादी की है मैंने आपसे, तू चुड़ैल हो चाहे तू डायन हो, तो कुछ भी हो, आज जो मेरा हक बनता है, जो मेरा राइट बनता है, तू मेरी पत्नी हो, जो हम दोनों के लिए लीगल है, वो मैं आज करके ही दम लूँगा। और राखी को दबोच लेता है। राखी को जैसे ही दबोचता है तो राखी मानो समझ जाती है कि आज ये किसी भी हालत में नहीं मानने वाला, और राखी रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ के बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं रोहन नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो ये रोहन कौन था? उसका जो भाई था राखी का, उसका सगा साला था। तो हुआ क्या था दोस्तों, शादी से पहले जो घर वालों को इस बात का पता चलता है, राखी के घर वालों को, कि रोहन से प्यार करती है, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं कि जिस घर में हमने अपनी बेटी दे रखी है, जिस घर से हमने बेटी ले रखी है उस घर में अपनी बेटी हम कैसे दे सकते हैं। और ऐसे जल्द आनन फानन में उसकी शादी सुरेंद्र के साथ कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सुन के सुरेंद्र जो है, सारी कहानी सुन के सुरेंद्र बड़ा दुखी होता है और बोलता है कि जब ऐसा ही कुछ करना था तो तुमने शादी ही क्यों की, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। और बड़े दुख मन के साथ में उसको छोड़ देता है कि ठीक है, जब तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। अगले दिन सुबह अपने माँ बाप से सारे विचार विमर्श करता है और इसी करके राखी के घर वालों को बुलाया जाता है और एक पंचायत पठाई जाती है। सारी बातें आगे रखी जाती हैं। राखी के घर वाले अपनी सिफारिश देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बचपना था, इसमें नादान बुद्धि थी, ठीक है, और वो तो एक आवारा लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको समझाएंगे, ये है। लेकिन सुरेंद्र और सुरेंद्र के माता पिता मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो फाइनली दोस्तों डिसीज़न ये निकलता है कि जो राखी है उसको अपने घर भेजा जाए। तो सारा सामान वगैरह जो दिया गया था, लेन देन की बात हो जाती है कि हम 2-4 दिन में हम सामान भी अपना उठा ले जाएंगे। ऐसे चलते चलते भाई राखी को जो 7वां दिन था उस दिन उसके घर भेज दिया जाता है। तो अब जो उसके घर वाले थे वो ये करते हैं कि भाई जो सामान था उसको अपने घर पे रख लेते हैं और राखी को भी घर में नहीं घुसने देते कि तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, समाज में हमारी नाक कटवा दी, अब तुम मरो या जियो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम कहीं जाओ कुछ भी करो, लेकिन इस घर में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। तो जैसे ही वो लड़की को बाहर निकालते हैं, अब राखी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सीधा पहुंचती है रोहन के घर। अब रोहन के घर वाले भी इस चीज़ की आपत्ति जताते हैं और रोहन बोलता है कि जो भी हमारे बीच था राखी प्लीज़ उसे भूल जाओ और मैं तुम्हारी अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने घर वालों को सबसे ज़्यादा ऊपर मानता हूँ। अगर उन्होंने कुछ गुस्से में या कुछ वैसे कर लिया तो मैं अब मुँह नहीं दिखा पाऊँगा। तो सॉरी, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। वहाँ से राखी से सब ने पल्ला झाड़ लिया, मानो राखी के सर पे आसमान टूट पड़ा हो। अब राखी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। बड़ा सोच विचार के बाद में वो अपनी बुआ के घर पहुँचती है, लेकिन बुआ भी उसे साफ मना कर देती है घर में अंदर घुसने के लिए। लेकिन काफ़ी गिड़गिड़ाने रोने के बाद में, पैर पकड़ने के बाद में बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी बुआ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। रोहन ने भी मुझे छोड़ दिया, घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, और जहाँ मुझे अच्छा घर मिला था वहाँ मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो बुआ को थोड़ा सा उस पर दया आती है और वो कहती है ठीक है चल,
तुम रह लो। तब 14-15 दिन बीत जाते हैं। 14-15 दिन बाद राखी काफ़ी दुखी हो चुकी थी और वो अपनी बुआ से हाथ जोड़ के विनती करती है कि बुआ मेरा घर बसवा दो कैसे भी। अब राखी की बुआ कहती है कि मैं घर कैसे बसवा दूँ, बोलती है कि मेरा घर बसवा दो बुआ कैसे भी। तो उसकी बुआ बड़े सोच विचार के साथ में बोलती है कि अब मैं रोहन के घर वालों से कैसे बात करूं, रोहन के घर वाले तो तुम्हें अंदर घुसने नहीं देंगे। तो राखी बड़ी उत्साहित होकर बोलती है कि मैं रोहन के घर तो जाना ही नहीं चाहती, मेरा विश्वास उठ गया रोहन के प्यार से, रोहन के ऊपर से तो बिल्कुल, मैं सुरेंद्र की बात कर रही हूँ। तो अब उसकी बुआ थी जो वो बड़ी असमंजस में फंसती कि मैं रोहन के घर वालों से कैसे बात करूँ। तो रोहन आपको पता है कंपनी में जॉब करता ही था। तो एक दिन वो जब कंपनी से बाइक पे अपना अप डाउन करता था तो वो रास्ते में उसका इंतज़ार करती है कि छुट्टी इस टाइम होती है उसकी, रास्ते में ही उससे बातचीत करूँगी। तो रोहन जैसे ही बाइक से आता है तो उसकी जो बुआ थी वो हाथ देती है और वो हेलमेट उतार के बाइक रोकता है, बाइक रोक के और उसको नमस्कार करता है, क्योंकि वो आमने सामने शादी में मिले हुए थे, काफ़ी टाइम रूबरू हुए थे शादी में, तो एक दूसरे को जानते थे। वो नमस्ते करता है, नमस्ते बुआ जी, आप मुझे ऐसे कैसे रोक रही हो। तो कहता है कुछ नहीं बेटा, वो नादान थी, नादान बुद्धि थी, उससे गलती होगी, उसे इस चीज़ का अफसोस है और प्लीज़ उसे स्वीकार कर लो वरना वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। तब रोहन साफ मना कर देता है कि इतना बड़ा कदम उठाया था, उसी के साथ रहे। तो बुआ थी जो वो बड़ी दुखी होती है और अपना मुंह लटका के चल पड़ती है भाई। अब रोहन घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में रात को अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसको विचार आते हैं कि कैसे वो हमारे रिश्तेदारों से, कैसे गांव की औरतों से और कैसे मेरे माता पिता से हंस हंस के बात करती थी दिन के समय। अगर उसने सच में कुछ कर लिया तो क्या होगा यार, कोई नहीं, एक गलती है, पहली गलती शायद चलो माफ़ करके देखते हैं, भगवान भी माफ़ कर देता है पहली गलती को। तो अपने माता पिता से सुबह उठ के विचार विमर्श करता है और सारी चीज़ें फाइनल हो जाती है। तो छुट्टी वाले दिन, अब जिस दिन उसकी छुट्टी होती है कंपनी की, जिस दिन उसकी छुट्टी होती है उस दिन वो जाता है बुआ के घर, और बुआ के घर पे कोई नहीं था।